अब देखिए जो जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम आया, जो अलाउद्दीन खिलजी के वक्त जो है आपके एक तरह से, जैसे हम लोग ने अभी थोड़े समय पहले ही हम लोग ने पढ़ा था गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन जो है आपके एक तरह से वो रीजन होता था जहां पर पूरी जो है आपके सोल्जर्स होते थे, लेकिन गैरिसन टाउन के बाहर, दो गैरिसन टाउन के बीच में या गैरिसन टाउन के चारों तरफ जो रीजन हुआ करते थे उन्हें क्या कहा था? हिंटरलैंड। तो धीरे धीरे करके जब हिंटरलैंड पर कंट्रोल होने लगा तो ऐसी कंडीशन में, अब देखिए जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था, एक जो है आपके मान लीजिए एक जो है आपके फोर्ट यहां है और एक फोर्ट यहां है, ये फोर्टिफाइड जो है आपके एक तरह से फोर्ट है, तो इसके मतलब यहां पर सैनिक रहते हैं, तो ये सैनिक इस जगह पर रहते हैं और इसके चारों तरफ जो आपके रीजन होगा, ये पूरा रीजन जो होगा ये क्या होगा? ये आपके एक तरह से हिंटरलैंड कहलाएगा। तो बीच वाले जो आपके जो रीजन थे, हमने आपको बताया धीरे धीरे करके आपके सारी चीजों को ऑक्यूपाई करने चले गए और धीरे धीरे हिंटरलैंड पर जो है इनका कंट्रोल हो गया। अब इस हिंटरलैंड में जंगल हुआ करते थे, पेड़ पौधे हुआ करते, इसी में छुपे रहते थे कौन? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और चीफ्टेंस। वो अपने अपने पूरे पूरे आवास बनाए रहते थे, बैम्बू के जो पेड़ हुआ करते थे उसी में से ढके हुए जो है काफी बड़े रीजन में सारा अपना जो है अंपायर वहीं पर बसाए रहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम उन्होंने क्या किया कि इन्हीं जो लैंड चीफ्टेंस थे इनको सामंत कहा जाता था, तो सामंतों से ये कह दिया, एरिस्टोक्रेट्स जो थे, सामंत थे, जो आपके एक तरह से लैंडलॉर्ड्स थे, उन सब से कह दिया कि आपको मेरी अथॉरिटी एक्सेप्ट करना होगा। मेरी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ? आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम जो है आपके रूलर हैं और आप मेरे अंडर में रहेंगे। आपका जो राजकाज छोटा बहुत चल रहा है, क्योंकि छोटे छोटे चीफ्टेंस क्या थे, अपने अपनी जगह पर छोटे छोटे रीजन में अपने रूल कर रहे थे वो लोगों पर। तो ऐसी कंडीशन में जो जब ये पूरा का पूरा हिंटरलैंड जो है आपके कंट्रोल में आ गया, तो उसी हिंटरलैंड में रहने वाले जितने भी चीफ्टेन छुपे हुए थे उनको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जाके मैसेज भिजवा दिया कि आप सब लोग जो है आप मेरे जो है अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए और अन्यथा आपके ऊपर क्या कर दिया जाएगा? आपके ऊपर वॉर वेज कर दिया जाएगा। इसके मतलब लड़ाई होगी, फिर उससे पहले आप अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। तो ये सारी चीजें जो है आपके एक तरह से इनके टाइम में शुरू हो गई और कुछ टाइम के लिए जैसे आपके और जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय या फिर और जो है आपके एक तरह से खिलजी डायनेस्टी के और रूलर्स जो थे उनके टाइम में अगर कहा जाए तो जो टैक्स कलेक्शन का काम था वो तो आपके इक्तदार कर रहे थे, मुफ्ती कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हाथ में लिया सब, कहा कोई नहीं कलेक्ट करेगा पैसा, पैसा हम सब कलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें, अब होता क्या था? होता यह था कि जितने भी आपके एक तरह से दिल्ली के जो है सुल्तान थे वो जाते थे, कोई फिक्स्ड चीज थी नहीं, अब जितना मुंह से निकल गया उतना टैक्स देना रहता था। लेकिन जो है आपके एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया और फिक्स करके क्या कर दिया, 50% आपको प्रोड्यूस देना पड़ेगा, सबके लिए फिक्स कर दिया। तो 3 टैक्सेस इन्होंने लगाए। 3 टैक्सेस क्या थे? पहला जो टैक्स था वो था खरज। खरज क्या था? खरज जो था वो आपके टैक्स था कल्टीवेशन पे, जो आपके एक तरह से प्रोड्यूस था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसका 50% देना, तो ये खरज था, जिसको अधिया हम लोग ने समझा था। अधिया मतलब आधा आधा, तो ये 50% टैक्स। दूसरी चीज जो है आपके एक तरह से जो है 2 टैक्स और हम लोग ने डिफाइन किए थे, घराई और चराई। घराई और चराई टैक्स जो था, घराई क्या था? जो आज का हाउस टैक्स है। चराई क्या था? जो एनिमल्स के चराने पर टैक्स था। तो ये भी जो है टैक्स आपके ऑन कैटल्स और ऑन हाउसेस ये भी लिए जाते थे। तो घराई चराई के अलावा अब क्या हो गया, खरज भी आ गया। तो खरज जो था ये क्या था, 50% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये अलाउद्दीन खिलजी सबसे लेने लगे और ये चीज डिसाइड हो गया कि आपको ये 3 टैक्स सबको देना है। इवन जितने चीफ्टेंस थे, जितने लैंडलॉर्ड्स थे, पहले क्या कर रहे थे, पहले वही रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कुछ नहीं,
आप लोग तो टैक्स दे ही नहीं रहे, आप लोग वसूल करके हमें खाली दिए दे रहे, आप टैक्स दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने सबको एक समान कर दिया और सबसे कहा कि आपको ये 3 टैक्स देने हैं। ये 3 टैक्स कंपलसरी कर दिए, चाहे वो आपके छोटा पीजेंट हो और चाहे जो है आपके बड़ा लैंडलॉर्ड हो, चाहे कोई चीफटेन हो, चाहे वो किसी कोई जनरल हो या किसी भी जो है आपके ओहदे पर हो, सबको टैक्स देना होता था। और ये 3 टैक्स देना होता था। एक खर्च था जो कि 50% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, एक घराई टैक्स था जो कि आपके हाउस टैक्स था, एक चराई टैक्स था जो कि एनिमल्स के ऊपर दिया जाता था। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी भी और मोहम्मद बिन तुगलक भी दोनों ही ऐसे रूलर थे जो अपनी टेरिटरी से थोड़ा बाहर निकले। हमने आपको जब दिल्ली सल्तनत हम आपको जो है समराइज कर रहे थे इनिशियल स्टेज में, तो हमने ये भी बताया था कि और रूलर क्या थे, वो सीमित थे दिल्ली के आसपास के रीजन में, वो संतुष्ट थे, वो सेटिस्फाइड थे कि हाँ हम दिल्ली को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। उन्होंने कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक साउथ की तरफ बढ़े, ईस्ट की तरफ बढ़े, और इन्होंने जो है आपके तुगलक और खिलजी दोनों डायनेस्टी को क्या किया, आपके पूरे इंडिया में ले जाने की कोशिश करी। और ये कैसे कर पाए, जैसे हमने आपको बताया था कि हिंटरलैंड पे कंट्रोल तो हो गया था। अब जैसे मान लीजिए कि आपके गैरिसन टाउन एक ये है, एक दूसरा गैरिसन टाउन ये है, तो क्योंकि 2 गैरिसन टाउन काफी दूर पर हैं और काफी दूर होने की वजह से, जैसे एक दिल्ली में है और एक जो है आपके बंगाल में है, तो दिल्ली से बंगाल पर रूल करना और बंगाल से दिल्ली पर रूल करना बड़ा मुश्किल होता था अगर बीच का सपोर्ट ना मिले। और बीच के सपोर्ट में, बीच वाले एरिया में जो आपके फॉरेस्ट वाला एरिया था, उसमें हमने आपको बताया रहा करते थे, उसी में जो है आपके एक तरह से ट्राइबल्स जो है आपके ग्रुप रहा करते थे जो कि आपके इनके अंडर में नहीं थे। तो इसलिए सबसे पहले क्या किया गया कि आपके इनके बीच का जितना भी रीजन था, खास तौर से अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली और बंगाल के बीच में पूरा जो है आपके गंगा का प्लेन पड़ता है, और गंगा यमुना द्वाब के रीजन में जितना भी फॉरेस्ट था उस फॉरेस्ट को क्लियर करा दिया गया था। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो फॉरेस्ट क्लियर करा दिया, बीच में जितने छुपे हुए सामंत थे या लैंडलॉर्ड्स थे उन सबको निकाला गया और उन सबको जो है अपने कस्टडी में लिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारे काम इस तरह से उन्होंने जो है आपके पूरे रीजन को कंट्रोल में लेने का कोशिश की। लेकिन बीच वाले रीजन में जो आपके हिंटरलैंड में रीजन था, ये सामंत थे, लैंडलॉर्ड्स थे, कुछ दिन तो जो है इनके ऊपर रूल चला, लेकिन बड़ा एरिया होने की वजह से मोहम्मद तुगलक भी और चाहे आपके अलाउद्दीन खिलजी थी, दोनों जो है आपके एक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। और फिर से ये सामंत लोग जो है वहां पर जाकर के रहने लगे, या चीफटेन्स वहां पर जाकर के रहने लगे और अपना फिर से बसेरा इन्होंने बना लिया। ट्राइबल्स ग्रुप फिर से अपना जो है वहीं पर काम करने लगे। तो इस तरह से देखा गया कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत कम टाइम के लिए ही ऐसा हुआ कि इस पर कंट्रोल पाया गया पूरे रीजन पे। तो पूरे रीजन पे एटलीस्ट किया कंट्रोल, जबकि दूसरे जो है किसी जो है रूलर्स ने या किसी सुल्तान ने ऐसा नहीं किया था। सिर्फ 2 ही ऐसे सुल्तान थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने पूरे रीजन को कवर अप करने की कोशिश की और कवर अप किया भी। भले ही कुछ दिन के बाद साउथ इंडिया छिन गया, ईस्टर्न इंडिया भी छिन गया, तो ये सब जो है आपके एक तरह से जो जहां जहां जो है आपके छोटे रूलर हुआ करते थे, जिनको ये अपने जो है टेरिटरी में कॉन्फिस्केट कर रहे थे, ये धीरे धीरे करके अपने आप को छुड़ाते जा रहे थे। और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन तक ही ऐसा रहा कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक पूरे रीजन में कंट्रोल कर पाए। ये कंट्रोल धीरे धीरे करके हाथ से निकलने लगा। अब देखिए, जो चीफटेन्स हुआ करते थे, जो रहा करते थे, वो क्या जो है आपके उनके अंदर, उनके पूरे रीजन में छोटा सा ही रीजन जरूर होता था, लेकिन सब कुछ होता था उनके पूरे रीजन में, सारी चीजें मौजूद होती थी। तो मोरक्को के एक ट्रैवलर इब्न बतूता जो है आपके जब इंडिया आए, तो इब्न बतूता ने इन सभी चीजों को, हिंटरलैंड को स्टडी किया, और हिंटरलैंड को स्टडी करके उन्होंने यही बात बोली कि ये जो लोग जो हैं, ये ऐसी जगह रहते हैं, जो जितने भी आपके एक तरह से जो
आपके एक तरह से फोर्टिफिकेशन में थे, चीफटेंस थे, सामंत थे, ये सब ऐसी जगह रहते हैं जहां से उनको निकालना बड़ा मुश्किल है। या तो बिहार जंगल में रहते थे, या पथरीले इलाके में माउंटेन्स के अंदर रहते थे, या फिर जो है उबड़ खाबड़ जमीन पे रगड़ जो है प्लेन पर रहते थे। तो इस तरह से देखा गया कि वो ऐसी जगह रहते थे, अनइवन जगह पर रहते थे कि जहां से उनको निकालना भी बड़ा मुश्किल था। और जो है आपके एक तरह से अगर एक जगह से उनको निकाला जाता है, दूसरी जगह जाके छुप जाते थे। तो इतना बड़ा रीजन था, कहां कहां तक उनको खोजा जाए। तो एक जगह अगर उनको हटाया जाता था, दूसरी जगह जाके बस जाते थे। और जैसे बताया जाता है कि इन्होंने ही, इब्न बतूता ने ही बताया था कि जितने भी लोग हैं ये बैम्बू ग्रूव्स को चारों तरफ से अपने लिए इंटरवीन्ड किए हुए हैं। इंटरवीन करने का मतलब बुने हुए हैं। इन्होंने बैम्बू ट्री को चारों तरफ से ऐसा बंद कर दिया है कि अंदर कोई जा ही नहीं सकता और अंदर कोई देख ही नहीं सकता, इवन अंदर आग भी नहीं जा सकती, इस तरह बंद किया हुआ है। तो इसलिए अंदर कोई जा नहीं सकता और अंदर सब कुछ मौजूद है। उन्होंने कहा अंदर पानी भी था, अंदर जो है आपके पेड़ पौधे भी थे, अंदर जो है उनके एनिमल्स भी थे, पूरे जो बस्ती थी वो बस्ती बसी हुई थी, सारी चीज पूरी पूरी बस्ती बसी रहती थी। और चारों तरफ से लेकिन फोर्टिफिकेशन कर देते थे। फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी। तो किलाबंदी कैसे करते थे? बैम्बू के जो है आपके बैम्बू के एक तरह से कहा जाए पेड़ों से। तो ये आपके और चारों तरफ जो है आपके एक तरह से जैसे फोर्टिफिकेशन होता है, फोर्ट में, किले में किलाबंदी की जाती है, उसी तरह से उन लोग भी, सामंत लोग या बड़े लैंडलॉर्ड जो हुआ करते थे या चीफटेंस हुआ करते थे, ये भी जिस रीजन में रहते थे उसके चारों तरफ एक किलाबंदी कर देते थे। मतलब लोगों को लगा देते थे जिसकी वजह से कोई एंटर नहीं कर पाता था। अब देखिए एक सबसे बड़ा खतरा जो बढ़ रहा था वो था, जैसे हमने आपको बताया था, मंगोल्स का इन्वेजन। मंगोल्स जो थे वो इंडिया में कैसे आए? क्योंकि ज्यादातर रीजन जो है इंडिया को प्रोटेक्ट कैसे किए हुए है। इंडिया को अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो रीजन है ये नॉर्थ ईस्ट पोर्शन से सेफ है क्योंकि यहां पर माउंटेन है। यहां पर साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट से सेफ है क्योंकि यहां पर सी है, यह सी रीजन है, ये माउंटेन रीजन है। अब जो खुला एरिया है वो क्या है? नॉर्थ वेस्ट, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से पूरा जो रीजन आता है। सिर्फ यही एक ऐसा रीजन है जो खुला हुआ रीजन था। तो मंगोल्स भले ही इंडिया के ऊपर, यह पूरा तिब्बत का रीजन है, चाइना है, उसके ऊपर मंगोल यहां थे, लेकिन ये इधर से ना आकर के बल्कि इधर से घूम करके ऐसे आते थे अटैक करने। तो मंगोल्स का अटैक कई बार इंडिया पे हो चुका है और कई बार हुआ है। तो ये मंगोल्स जो अटैक करते थे वो कैसे से होते हुए तब जो है अंदर एंटर करते थे। तो मंगोल्स का बहुत सारे जो है आप यहां पर ये देखा गया कि जब भी इन्वेजन होता था, खैर बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि काफी दूर से आते थे और मैनेज नहीं कर पाते थे, लेकिन आते थे, लड़ाई करते थे, बहुत सारा रीजन जीत भी लेते थे। लेकिन अक्सर जो है आपके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा लड़े हैं मंगोल से, और जिसकी कंपैरेटिव स्टडी अभी हम लोग करने भी जा रहे हैं कि कैसे जो है वो किस तरह से जवाब दिया करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो इन्वेजन था ये बहुत जो है आपके मंगोल्स का वो बहुत ज्यादा था। और इसमें चंगेज खान जो थे, जंगीज खान को एक तरह से ये कहा जाता था कि ये जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रूलर थे आपके एक तरह से मंगोल के, और मंगोल के रीजन से जो है इन्होंने पूरा ईरान जो है आपके कैप्चर करके और तब जो है अफगानिस्तान की तरफ बढ़े। ट्रांसोसियाना जो रीजन है, जो नॉर्थ ईस्ट ईरान इस टाइम है, उसको ट्रांसोसियाना पहले कहा जाता था। तो ट्रांसोसियाना जो था आपके ये रीजन था जहां पर आपके इन्होंने जो है इन्वेड किया 1219 में, और फिर उसके बाद जो है थोड़े ही दिन के बाद जो है आपके एक तरह से दिल्ली जो है सल्तनत पे भी अटैक किया, और अटैक करके जो है आपके जो है एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम भी, और जो है आपके एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम भी, दोनों टाइम जो है आपके इन्वेजन जंगीज खान का था। लेकिन यहां पर क्या था कि एक तरह से अटैक जो हुआ करता था, तो
मंगोल्स का अटैक था, लेकिन दो तरह की आर्मी थी। जब अलाउद्दीन खिलजी थे उस टाइम उनकी आर्मी डिफेंसिव रोल प्ले करती थी, डिफेंसिव आर्मी थी। चाहे जितनी बड़ी आर्मी आ जाए वो डिफेंस करना बहुत अच्छा जानते थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो आर्मी थी वो अटैकिंग आर्मी थी। तो दोनों अलग अलग तरह की आर्मी लेकर के मंगोल से लड़े हैं। तो इसलिए मंगोल को भी एक तरह से एक बार जब अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई और फिर उसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक से लड़ाई हुई, तो दोनों ही कंडीशन में अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी, क्योंकि दोनों की आर्मीज बिल्कुल अलग थी। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल अटैकिंग नहीं थे, डिफेंसिव थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपके बहुत अटैकिंग थे, अटैकिंग आर्मी ही रखते थे। तो इस वजह से जो है आपके इनकी जो लड़ाई हुई मंगोल से वो बहुत ही अनइवन हुई, और मंगोल्स इस बात का नहीं पता लगा पाए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी से लड़ने के बाद फिर वो पता नहीं लगा पाए कि हाँ मोहम्मद बिन तुगलक क्या ऐसी भी सेना हो सकती है, उनको अनुमान नहीं था। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक से लड़ाई हुई तब उनको ये लगा कि नहीं, एकदम डिफरेंट जो है आपके उनकी सेना थी। इसी वजह से मंगोल बहुत ज्यादा एंटर नहीं कर पाए, क्योंकि स्ट्रेटेजी उनकी जो है आपके एक तरह से काम नहीं आई। जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी आर्मी की, वो एक्सपेक्टेशन उनके हिसाब से नहीं मिली उनको। अब देखिए मंगोल के अटैक को कैसे अब हम लोग कंपैरेटिव स्टडी पढ़ने जा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने किस तरह से फेस किया। जब पहला अटैक हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे देखिए क्या हुआ। दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299। 1299 और 1300 में, और 1302 और 1303 में दो बार जो है आपके अटैक किया गया अलाउद्दीन खिलजी पे। एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो इन्होंने डिफेंस करने के लिए एक लार्ज जो है आपके आर्मी रखी थी। अब ये क्या है, ये हम तुलनात्मक वो कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो अलाउद्दीन क्या कर रहा था, एक डिफेंसिव आर्मी की तरफ ध्यान दे रहा था, जबकि द सल्तनत was attacked in the early years of Muhammad Tughlaq reign. The Mongol army was defeated. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Transylvania. He therefore raised a large standing army. अब वो देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर अटैक हुआ तो वो सिर्फ अभी क्या कर रहे थे, अभी ये कर रहे थे कि मंगोल के अटैक को काउंटर एक्ट कर रहे थे। ये हुआ कि हाँ मंगोल से लड़ाई हो रही है, लेकिन मोहम्मद क्या थे, यही पागलपन था। देखिए लड़ाई तो मंगोल से हो रही है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमें कहां तक, ट्रांसोसियाना तक हमें जाना है, इसके मतलब ईरान तक जाना है। ये लड़ाई तो जीतेंगे जीतेंगे, आगे और बढ़ते चले जाएंगे और वहां ईरान तक पहुंच जाएंगे। अब ये सोच इनकी ऐसी थी। तो दोनों में देखिए कितना फर्क दिख रहा है। फिर देखिए अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। तो सोल्जर्स के लिए उन्होंने सिरी, देखिए आपको स्टार्टिंग में याद होगा, हम लोग ने स्टार्ट जब किया था तो दिल्ली जो था वो किस नाम से बसा हुआ था, सिरी के नाम से, जहां पना के नाम से और दिल्ली कुनहा के नाम से। तो ये तीन जो है के पोर्शन थे, सिरी था, जहां पना था और जो है दिल्ली कुनहा था। तो इन्होंने क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने कि सिरी पर एक नया फोर्ट्रेस बना दिया, मतलब लड़ने के लिए उन्होंने एक अलग से गैरिसन टाउन टाइप जो है एक फोर्ट्रेस बना दिया, एक किला बना दिया, एक ऐसा किला जो फ्रंट में बना दिया उन्होंने कि जो आर्मी आएगी पहले किले से हम लोग सेफ रहेंगे और हम लोग उससे अटैक करेंगे। तो डिफेंसिव मोड में इन्होंने ऐसा किया। इन्होंने क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, देखिए, rather than constructing a new garrison town, the oldest of the four cities of Delhi, Delhi-e-Kunha, was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there. The resident of old city was sent to new capital of Daulatabad in the south. अब देखिए एक और पागलपन की निशानी ये थी कि इन्होंने कोई नया गैरिसन टाउन नहीं बनाया। चलिए ठीक है, यहां तक इन्होंने क्या किया, दिल्ली कुनहा जो था, जहां पर लोग बसे हुए थे, जो मेन रीजन था, पूरा बसे हुए लोगों को खाली करा लिया।
पूरे पूरे लोगों को, पूरी पूरी बस्ती खाली करा दी। अब बस्ती खाली करा के कहा कि जाओ जो है अब दौलताबाद में चले जाओ। अब दौलताबाद भेज दिया गया। अब लोग अपना घर बार, अपने बच्चे, अपना सामान, अपने जानवर लेकर के, मानुआ क्या है, ये चले जा रहे हैं दिल्ली से लेकर के जो है, दिल्ली कुन्हा से लेकर के आपके दौलताबाद। अब उनको कोई नहीं फर्क पड़ रहा है कितने लोग यहां से ट्रांसफर होकर के जाएंगे, और उन्होंने खाली करा करके उसी रीजन को, दिल्ली कुन्हा को जो है आपके एक तरह से सोल्जर का गैरिसन बना दिया। तो सोल्जर्स वहां पर टिका दिया। तो ये क्या था, ये पूरा पूरा जो है आपके एक तरह से पूरे शहर को खाली करा करके दूसरे शहर भेज देना, ये बहुत अकलमंदी की बात नहीं थी। तो ये इसी तरह के डिसीजंस पर जो वहां की जनता होती थी वो इनको पागल कहती थी। तो पागलपन था ये इस तरह का कि जिस जो है आपके एक तरह से इस तरह के डिसीजंस थे जो हर लोग जो है आपके सही नहीं समझते थे कि सही डिसीजन हमारा रूलर ले रहा है। ये देखिए दोनों में ये फर्क था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक में। और आगे देखिए, द सोल्जर्स हैड टू बी फेड, दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस collected as tax from lands between the Ganga and Yamuna. Tax was fixed at 50% of the peasant yield. सोल्जर्स को जो आपके खाना होता था वो कहां से जो है लिया जाता था, खाना कहां से लें, कैसे खिलाएंगे। खाना खिलाने के लिए क्या करते थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये देखा कि गंगा और यमुना दोआब से सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वहां से आप टैक्स ले लिया जाए। तो वहां से लोगों को से टैक्स लिया और 50% प्रोड्यूस का जो है आपके एक तरह से ला करके और जो है सोल्जर्स को फीड कराया। अब सोल्जर्स को एक जगह अगर हम बंद किए हैं, किले में बंद किए हैं अपनी सेफ्टी के लिए या दिल्ली की सेफ्टी के लिए, तो सोल्जर्स को खाना तो देना पड़ेगा। अब खाना कहां से आ रहा है, गंगा यमुना दोआब से आ रहा है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया। क्या सोच के किया, ये सोच के किया कि गंगा आपके प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है इसलिए वहां से टैक्स लिया जाए, हर जगह से टैक्स ना लिया जाए। उसी का उल्टा मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी, बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेवीड एडिशनल टैक्सेस, दिस coincides with the famine in the area। अब देखिए इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा जहां पर जो है आपके सोल्जर्स मौजूद हैं आसपास के लोग उनको खाना खिलाएं, आसपास के लोगों को ही खाना खिलाना है, हम कहीं से मंगाएंगे नहीं। और उनको जो है जितना टैक्स दे रहे थे उसके एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वॉर चल रही है। तो वॉर को चलाने के लिए, सोल्जर्स को खिलाने के लिए एक्स्ट्रा टैक्स भी लेवीट कर दिया गया। तो यहां पर क्या है, यहां दोनों में फर्क था। अलाउद्दीन खिलजी ये सोच रहे थे कि जहां पर उपज ज्यादा है, प्रोड्यूस ज्यादा है, वहां से मंगा लिया जाए, और ये सोच रहे थे जहां सोल्जर हैं वहीं के लोग खिलाएं, चाहे वहां पर भूखा मर जाए। तो यही हुआ लास्ट में कि जहां पर सोल्जर मौजूद थे वहां पे प्रोड्यूस नहीं था, और प्रोड्यूस नहीं था तो कैसे खिलाते, वहां जो है आपके एक तरह से भूखमरी फैल गई। अब देखिए, द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। Alauddin chose to pay his soldiers salaries in cash rather than iktas. The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi, and it was thus feared that the merchants would raise their prices. To stop this, Alauddin controlled the prices of the good in Delhi. Prices were carefully surveyed by the officers, and merchants who did not sell at the prescribed sales were punished. अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, यही एक ऐसा राजा था जो सैलरी में रुपए दिया करता था अलग से। मतलब यही एकमात्र ऐसा रूलर रहा, सुल्तान रहा जिसने सैलरी सिस्टम शुरू किया था, याद होगा आपको। तो अपने जो है आपके इसको जो आर्मी हुआ करती थी उसको यूनिफॉर्म भी दिया था, और जो है आपके एक तरह से जो है आप सैलरी भी दिया था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जब सैलरी दिया अपने सोल्जर्स को, तो ये सोचा कि ये सोल्जर्स जाकर के दिल्ली के मार्केट में खर्च करेंगे, और दिल्ली के मार्केट में जब खर्च करेंगे तो दिल्ली के मार्केट वालों को पता रहेगा कि हाँ सोल्जर्स को सैलरी मिली है। जब सोल्जर को सैलरी मिली है तो इनको लूटने के लिए अपना सामान का दाम बढ़ा देंगे और सब बढ़ा के बेचेंगे, और जिसकी वजह से जो है मर्चेंट्स को फायदा होगा।
तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत दिमाग का आदमी था, उसने क्या किया, उसने सैलरी तो एक तरफ दिया, लेकिन दूसरी तरफ फौरन ही अपने आदमियों को भेज करके दिल्ली के जो मर्चेंट्स थे, उन मर्चेंट्स को बता दिया कि इससे ज्यादा दाम पर कोई नहीं बेचेगा, और जो बेच भी रहा था तो उसको हिरासत में ले रहे थे। तो ये एक पॉजिटिव काम किया कि सैलरी तो दिया, लेकिन मार्केट में जो गुड्स हैं उनका प्राइस ना बढ़ने पाए, मार्केट को भी कंट्रोल कर दिया। तो मार्केट कंट्रोल करना भी इन्होंने जो है आपके किया। तो एक ये समझदारी का काम और जो है आपके जहन का काम, आप ये कह सकते हैं अच्छे जहन का काम था, जिसकी वजह से जो है अलाउद्दीन खिलजी को अप्रिशिएट किया जाता था कि वो अपने सोल्जर्स की सैलरी को सेव कर रहा था। ऐसा ना हो कि हमारे सोल्जर्स को सैलरी मिली है तो दूसरे लोग उस पैसे को लूट लें। अब देखिए, मोहम्मद तुगलक वॉज ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी, somewhat like present day paper currency, but made out of cheap metals, not gold and silver. People in the 14th century did not trust these coins. They were very smart. They saved their gold and silver coins and paid all the taxes to the state with this token currency. This cheap currency could also be counterfeited easily. अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नई चीज, जैसे हम लोग ने कहा था कि इन्होंने टोकन करेंसी चलाई थी। टोकन करेंसी क्या होती है, जैसे आज का हम लोग जो है आपके नोट निकालते हैं, 500 रुपए की नोट, 200 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट, 2000 की नोट। तो क्या 2000 की नोट की वैल्यू उतनी है, क्या उतने वैल्यू में बना होगा? हो सकता है कि उसकी कॉस्ट बनाने की 10 रुपये आ रही हो, 10 रुपए कॉस्ट आ रही है, लेकिन वो 2000 की है क्योंकि गवर्नमेंट की सील लगी हुई है। इन्होंने भी वही करा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टोकन जो है आपके करेंसी चला दी एक ऐसे मेटल पर जो कि गोल्ड और सिल्वर का नहीं था, बस उस पे टोकन ये था कि हाँ ये इतने रुपए हैं, ये इतने रुपए हैं, ये इतने रुपए हैं, ये करके चला दिया। लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये किया कि टैक्स पे करना था जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक को, तो लोगों ने अपने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को रोक लिया, बचा लिया, और जितना जो है टैक्स देना था वो सब के सब इन्हीं को दे दिया, मोहम्मद तुगलक को। तो मोहम्मद तुगलक को कौन सी करेंसी मिली? जो उन्होंने फेक करेंसी या फिर टोकन करेंसी आप जो है लोगों तो बांटी उन्होंने, तो लोगों ने पलट करके ही उनको वहीं पर दे दिया, उसी जो है आपके टोकन करेंसी को। तो एक तरह से अगर देखें तो वैल्यू तो उसकी थी नहीं, तो इसलिए एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक को जो है एक तरह से जो इन्होंने किया, फिर वही पागलपन वाला काम किया। तो टोकन करेंसी इन्होंने दे दिया और टैक्स के रूप में उसी टोकन करेंसी को वापस ले लिया। तो अगर गोल्ड या सिल्वर कॉइन अगर वो अपने टैक्स में लेते और करेंसी को मार्केट में चलने देते तब तो समझ में आता, लेकिन लोग चालाक थे, लोगों ने गोल्ड और सिल्वर कॉइन को रख लिया और यही टोकन करेंसी इनको टैक्स के फॉर्म में दे दिया। तो इन्होंने टोकन करेंसी चलाई मार्केट में और मार्केट से वापस इनके पास आ गई। तो ये भी जो है कहा जाता है बेवकूफी बड़ा काम था इनका, मोहम्मद बिन तुगलक का। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, Alauddin's administrative measure were quite successful and chroniclers praise his reign for the cheap prices and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasion. अब देखिए, अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेज कौन करता है? जो आपके क्रॉनिकलर थे। रीजन ये था कि वो बहुत ही चीप प्राइस पे जो है उन्होंने सारी चीजों को अपने उसको दिलवाया जो सोल्जर्स थे, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मार्केट गुड्स थे उसका प्राइस नहीं बढ़ने दिया, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो मंगोल इन्वेजन का थ्रेड था वो भी सक्सेसफुली जो है उन्होंने विथस्टूड किया, मतलब उससे लड़े भी। तो कई चीजें इन्होंने बहुत अच्छी करी और ये कहा जाए कि दिमाग से करी। तो पहली चीज तो ये कि सोल्जर को सैलरी भी बांट दी, दूसरी चीज ये कि इन्होंने जो भी आपके सैलरी बांटी थी सोल्जर्स के पैसे को सेव करा दिया, नहीं तो जो मर्चेंट्स थे वो दाम बढ़ा देते और प्राइस जो है वो ले जाते, पैसा वो ले जाते। प्राइस कंट्रोल कर लिया, मार्केट को कंट्रोल कर लिया, मार्केट कंट्रोल करने का इन्होंने काम किया। मार्केट कंट्रोल करने की वजह से सारी चीज बहुत एफिशिएंटली हो गई, जिसको प्रेस किया किसने? आपके जितने भी आपके एक तरह से क्रॉनिकलर थे।
जो लिखने वाले थे उस एज के, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन को इसीलिए बहुत प्रेज किया है। अब मोहम्मद बिन तुगलक में क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर अ फेलियर, जो एडमिनिस्ट्रेशन था इनका वो पूरी तरह से फेलियर था। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिजास्टर, ये कश्मीर में भी इन्होंने इन्वेड किया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रांसोसिनिया, ट्रांसोसिनिया जो था आपके एक तरह से वहां पर जाना, इन्होंने सोचा था कि वहां पर इन्वेड करेंगे लेकिन इन्होंने प्लान जो है आपके एक तरह से ड्रॉप कर दिया। वजह यह थी कि उनकी जो लार्ज आर्मी थी वो विथस्टैंड नहीं कर रही थी और वहां जाने को तैयार नहीं थी, और जिसकी वजह से वो उस आर्मी को वहां तक ले भी नहीं जा सकते थे। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वाज रिसेंटेड, द रेजिंग ऑफ टैक्स एंड फेमाइन in Ganga Yamuna belt led to widespread rebellion and finally the token currency had to be recalled। अब यहां पर देखिए फिर क्या है, तो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को अगर आप जो है एक तरह से एनालिसिस करें तो सीधे सीधे हर चीज मोहम्मद बिन तुगलक की चलाई हुई फेलियर थी। पहली चीज कश्मीर पे अटैक करना चाह रहे थे, या फिर जो है आपके एक तरह से नॉर्थ ईस्ट ईरान जाना चाह रहे थे, सब फेल हो गया। दूसरी चीज जो आपके एक तरह से जो दौलताबाद इन्होंने पूरी पब्लिक को शिफ्ट कर दिया था, ये भी फेलियर था क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान हो गई इस जो है आपके एक तरह से शिफ्टिंग में। और तीसरी सबसे प्रमुख चीज ये थी कि लोगों ने रिबेल करना शुरू कर दिया जब जो है आपके एक तरह से भूखमरी के शिकार होने लगे लोग, जिनको खाना नहीं मिल रहा था। जो लोग शिफ्ट होकर के गए थे दौलताबाद, उनके पास तो कुछ भी नहीं था उनके लिए खाने के लिए, क्योंकि वो जमीन से दूर हो चुके थे, अपनी जमीन पे थे नहीं, तो दौलताबाद में उनको खाना कैसे मिलेगा। तो लोग जो है बहुत परेशान थे, उन्होंने इसीलिए पूरे रीजन में रिबेल कर दिया इनके अगेंस्ट। और लास्ट में जो इन्होंने टोकन करेंसी चलाई थी वो भी फेलियर थी, टोकन करेंसी भी इनकी वापस आ गई। तो एडमिनिस्ट्रेशन लुक अगर आप डालेंगे सारे डिसीजंस पे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा लगेगा कि हर स्टैंड पर जो है आपके फेल थे। अब देखिए 15th और 16th सेंचुरी में सल्तनत का क्या हाल था। तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक लास्ट जो है आपके एक तरह से तुगलक डायनेस्टी के जो है एम्परर थे। तुगलक के बाद फिर जो है आपके सैयद डायनेस्टी आई। सैयद डायनेस्टी में जैसे आपने देखा था खिजर खां थे, वही फाउंडर थे, और खिजर खां के बाद जो है आपके एक तरह से लोधी डायनेस्टी आई। लोधी डायनेस्टी में जो आपके एक तरह से फाउंडर थे वो बहलोल लोधी थे। उसके अलावा हम लोग ने उनके बाद सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी को भी पढ़ा था कि सिकंदर लोधी ने बहुत सारे काम किए थे और वो सारे जो है अप्रिशिएबल वर्क थे, जो हम लोग ने लास्ट टर्न पे पढ़े थे, तो काफी डिटेल में पढ़ा था। इब्राहिम लोधी लास्ट जो है आपके एक तरह से एम्परर थे, वो दिल्ली सल्तनत के भी और जो है लोधी डायनेस्टी के भी। और लास्ट में क्या हुआ था कि इब्राहिम लोधी और जो है आपके बाबर का जो है आपके बैटल हुई, बैटल ऑफ पानीपत, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। तो उसमें 1526 में 1526 में आकर के बाबर ने इनको शिकस्त दे दी, और जिसकी वजह से यहीं से दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ, और यहीं से क्या हुआ था, मुगल सल्तनत जो है आपके स्टार्ट हो गई। तो मुगल जो है एम्पायर से स्टार्ट हो जाता है और दिल्ली सल्तनत जो होती है यहीं पर एंड कर जाती है। तो ये जो है लास्ट तक था। तो अब लोधी के बाद सैयद और लोधी के बाद दिल्ली और आगरा जो आपके रूल हो रहा था ये जो है आपके खत्म हुआ, और किसको मिला, 1526 में आकर के बाबर को मिल गया। इसके मतलब यहीं से हमारा जो है एक तरह से मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया। अब तब तक क्या था, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, साउथ इंडिया, ये सब क्या था, ये धीरे धीरे, क्योंकि जो सिकंदर लोधी थे फिर इब्राहिम लोधी थे, बहुत एफिशिएंट रूलर नहीं रहे, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो आपके तुगलक और खिलजी ने डायनेस्टी जो साउथ इंडिया तक फैला लिया था, धीरे धीरे हाथ से जाती रही। जो वहां के लोकल रूलर्स थे वापस अपने पोजीशन पे आने लगे, और वापस अपने पोजीशन पे आने लगे, और जितनी भी आपके एक तरह से डायनेस्टी जितनी फैली थी वो फिर से मटने लगी। और लास्ट तक आते आते ये सारी चीजें, जो जौनपुर था, बंगाल था, मालवा था, गुजरात था, राजस्थान था, साउथ इंडिया था, ये सब इंडिपेंडेंट रूलर्स के हाथ में चला गया। और सब जगह जो है आपके एक तरह से छोटी छोटी स्टेट
प्रॉस्परस स्टेट जो है स्टैब्लिश हो गई। वहां पर छोटे छोटे रूलर्स थे, अपने पूरे रीजन को देखते थे और वही जो है आपके खुशहाल जिंदगी पूरे जो है अपनी भी जी रहे थे और दूसरी चीज अपने रीजन में जिसके ऊपर वो राज्य कर रहे थे उनको भी दे रहे थे। ये चीज यहां पर हुई और नए जो आपके रूलिंग ग्रुप्स थे इसमें दो ग्रुप और इमर्ज करके आए। तो फिर से राजपूत जो है आपके एक तरह से जो है उभरे और अफगान जो कि आपके वेस्टर्न रीजन से आए थे। तो ये जो है आपके अभी तक 15 से 16 सेंचुरी तक हुआ। अब देखिए शेर शाह सूरी एक ऐसा नाम है जो कि सूरी वंश को रिप्रेजेंट करता है, सूरी डायनेस्टी। सूरी डायनेस्टी कोई अलग से डायनेस्टी नहीं थी, बल्कि शेर शाह सूरी जो थे ये एक मैनेजर थे छोटी सी जगह पे। इनके अंकल के, इन्होंने अंकल की एक टेरिटरी थी, उस अंकल की टेरिटरी को ये बिहार में देख रहे थे शेर शाह सूरी। उन्हीं को जो है आपके एक तरह से उन्होंने जब ये देखा तब तक जो है आपके एक तरह से, और इनका रूल जो था ये 15 साल, ये 5 साल जो आपके रीजन शेर शाह सूरी का था, ये 40 से 45। तो ये जो है एक तरह से ये कहा जाए कि इस पीरियड में ये आपके मैनेजर थे। लेकिन बाद के पीरियड में जो है आपके एक तरह से टोटल 15 साल उन्होंने रूल किया था। बाद के पीरियड में वो एक शहंशाह की तरह से जो है आपके रूल करने लगे थे। तो इन्होंने क्या किया कि इस टाइम तक बिहार में ये पूरा जो है पूरा रिजीम देख रहे थे, ये ऐसा मैनेजर थे। तब तक बाबर के बाद हुमायूं आ चुके थे। तो हुमायूं जब ये आ चुके थे तो इनको लगा कि हुमायूं इनकॉम्पिटेंट हैं और शेर शाह सूरी ने इनके ऊपर जो है आपके सूरी डायनेस्टी ने मुगल डायनेस्टी पर जो है वेज वॉर कर दी। और जब वॉर वेज किया, चैलेंज दिया, तो ऐसे कंडीशन में जो है आपके एक तरह से हुमायूं को डिफीट कर दिया। हुमायूं डिफीट हो गए और फिर इन्होंने जो है आपके 15 साल अपने उस रीजन में लगाए और बहुत सारे काम जो है इन्होंने शेर शाह सूरी ने ऐसे करे जो कि आपके एक मिसाल बन गए। शेर शाह सूरी जो थे वो किसके पद चिन्हों पर चल रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही जो है अच्छा माना जाता था। तो शेर शाह सूरी ने जो हुमायूं को हराया वो किसकी जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर, बिल्कुल वही स्टाइल में, क्योंकि इनको ये पता था कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही जो है आपके दिमागदार व्यक्ति थे और जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे अपनी आर्मी को तैयार किया था, शेर शाह सूरी ने भी उसी तरह से टैक्टिक्स से अपनी आर्मी को भी तैयार किया। तो शेर शाह सूरी ने जो है आपके उस टैक्टिक्स से आपके हुमायूं को हरा दिया। लेकिन बाद में फिर से हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हरा दिया, फिर से हुमायूं आ जाते हैं, जो कि अभी हम लोग मुगल काल में भी फिर से पढ़ेंगे। और उसके बाद शेर शाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कहां से बोर्ड था? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी ने जो किया वही शेर शाह सूरी ने किया, लेकिन शेर शाह सूरी ने कुछ चीजें एडिटिव करी जो कि और अच्छी थी। और इसी को फॉलो किसने किया? अकबर ने। अकबर ने अपने रिजीम में अगर देखा जाए मॉडल बना लिया किसको? शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन को। तो शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडल बना करके अकबर ने इसे और एनलार्ज फॉर्म जो है प्रोवाइड कर दिया। तो एक तरह से ये कहा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका मॉडिफाइड फॉर्म शेर शाह सूरी का था, और शेर शाह सूरी का जो मॉडिफाइड फॉर्म था एडमिनिस्ट्रेशन का वो अकबर में पहुंच गया। तो एक तरह से और बेटर होता चला जा रहा था। तो शेर शाह सूरी, इसके मतलब क्या था कि मुगल में अब अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज अब मुगल में भी एंटर करने लगी थी। क्योंकि मुगल में कैसे एंटर करने लगी? क्योंकि अकबर को यह पसंद आया शेर शाह सूरी का स्टैंड, और कैसे जो है आपके एक तरह से हुमायूं ने उनको हरा भी दिया। लेकिन जितने दिन शेर शाह सूरी ने शासन किया वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा एक तरह से सराहनीय था, और जिसकी वजह से जो है अप्रिशिएबल था, और जिसकी वजह से जो है अकबर ने उसे अपना मॉडल बना लिया और उसी को जो है आपके एक तरह से मॉडिफाई करके अपने मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो है आपके एक तरह से यहीं पर जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है और यहीं से जो है मुगल अंपायर स्टार्ट होता है।